पहले हमने ग्लिसरॉल लिए, ये लिया हमने तेल या वसा, और उसको हमने क्या किया, इसका चयन करवाया, और ये दो चीजें बनती है, एक ग्लिसरॉल बनेगा और एक प्राइमरी अल्कोहल बनेगा हमारे पास। और प्राइमरी अल्कोहल क्या बनेगा हमारे पास, C17H33 और OH, ये अल्कोहल बनेगा, क्योंकि ये अल्कोहल बनेगा इसमें से, है ना। तो इस प्रकार से ये CH2OH बना सकते हैं इसको, CH2, यहाँ पर CH2OH, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल ये वाला ले लेंगे, ठीक है ना, CH2OH इस प्रकार से आ जाएगा। यानी कि जो हमारा फॉर्मूला होगा C17H33CH2OH, ये हमने बना लिया, ये प्राइमरी अल्कोहल बना। कौन सा अल्कोहल बना, प्राइमरी अल्कोहल। फिर इस प्राइमरी अल्कोहल को हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। हमें अपमार्जक बनाना, तो अपमार्जक बनाने की इसको तेल वसा से, तो हमने ये प्राइमरी अल्कोहल लिया, यानी कि C17H33 एंड CH2OH, ये हमने लिया, और इस पर हम किसकी अभिक्रिया करवाई, इस पर करवाई पहले सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन, H2SO4, है ना। इसकी रिएक्शन हुई, और जैसे इसकी रिएक्शन हुई तो ये क्या बना देता है, C17H33 एंड ये बना देगा एस एच सॉरी ये बनेगा, एक मिनट, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बन जाएगा, OSO3 और H, और प्लस इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। फिर इसको अगेन रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, NaOH के साथ, तो हमारे पास ये बन जाता है अपमार्जक, यानी कि C17, इसको काट देना है, C17H33 और क्या बनेगा, CH2OSO3H, और इस पर हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसी को कहते हैं अपमार्जक, ये अपमार्जक बन जाएगा, C17H33CH2 और क्या बनेगा, OSO3Na, ये है अपमार्जक, ठीक है ना। ये तो पहला विधि थी। दूसरी विधि कौन सी हो सकती है, जिसमें हम अपमार्जक का निर्माण करेंगे। दूसरा अपमार्जक बनाने की विधि जो है, वो है रीड अभिक्रिया द्वारा। अपमार्जक कैसे बन सकता है, दूसरा इसमें है रीड अभिक्रिया द्वारा, रीड अभिक्रिया द्वारा, ये रीड अभिक्रिया है, और इसके द्वारा हम क्या बना सकते हैं, इसको बनाया जा सकता है। तो किस प्रकार से होती रीड अभिक्रिया, रीड अभिक्रिया में क्या करते हैं कि उच्च एल्केन लेते हैं, जो क्या होंगे, उच्च एल्केन होंगे, उनको लिया जाता है। उच्च एल्केन का मतलब यहां पर बेटा किससे होता है, RH से होता है, ये उच्च एल्केन है, ठीक है ना। उच्च एल्केन लेंगे, और इस उच्च एल्केन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, किसकी रिएक्शन करवाएंगे, देखो, एक होगा, हमने एल्केन लिया, यहां पर हम लिख सकते हैं कि उच्च एल्केन लिया हमने, ठीक है ना, एक तो उच्च एल्केन हो गया, और इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन, इनकी इनकी अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है ना। और यहां पर लेंगे सूर्य का प्रकाश, क्या लेंगे, सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होगा उसकी उपस्थिति में इस अभिक्रिया को कराएंगे। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होगी, तो क्रिया करके हमारे पास एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, डायरेक्ट एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड, जो हमने पहले बनाया था, ठीक है ना। तो ये एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड बनेगा, फिर हम क्या करेंगे, NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, और फिर क्या बन जाएगा, अपमार्जक बन जाएगा। तो हमने एल्केन लेना, मान लीजिए हमने ये एल्केन लिया, इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, RH, ये उच्च एल्केन है ना, और इस पर हमने क्या करना है, वही C17 और H35 इस टाइप के एल्केन होंगे, है ना। तो उस एल्केन के साथ हमने क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन की रिएक्शन करवानी, और इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, एच न्यू का मतलब यहाँ पर फोटोन होंगे, सूर्य का प्रकाश होगा, और ये क्या बना देगा, RSO2Cl बना देगा।
और प्लस इसमें HCl बन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या बना? एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड बना, ये वाला। फिर एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन हम क्या करवाएंगे? देखो हमारे पास है RSO2Cl और इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे NaOH, 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा RSO2ONA, ठीक है ना। और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा? सोडियम क्लोराइड NaCl निकल जाएगा और प्लस H2O निकल जाएगा। और इसका नाम क्या है? ये हमारे पास अपमार्जक हो जाएगा। ये है बेटा अपमार्जक, इसको हम क्या बोलेंगे? अपमार्जक। ये क्या हो जाएगा? अपमार्जक। ये हमारे पास अपमार्जक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दो मेथड हैं, दोनों मेथड के द्वारा हम अपमार्जक को बना सकते हैं। ठीक हो गया? इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच लो कि अपमार्जक किस प्रकार से बन सकता है। चलो ये हो गया। अब आगे चलते हैं बेटा इसमें थोड़ा सा अपमार्जक, ये हमने ऋणायनिक दोनों अपमार्जक नॉन आयनिक बता दिए थे आप लोगों को। अब इस अपमार्जक की गुणवत्ता क्या है, इसकी गुणवत्ता किस प्रकार से हो सकती है ना। तो यदि हम देखेंगे अपमार्जक की गुणवत्ता जो है, उसकी कीमत हो गई, उसकी कीमत कितनी है, चमक कितनी है, सफाई कितनी करता है, ठीक है ना, त्वचा पर उसका प्रभाव क्या है, और ये कहता है कि कपड़ों पर प्रभाव क्या है, अपमार्जक को प्रयुक्त होने की मात्रा पर निर्भर करती है। इसकी गुणवत्ता देखो, जैसे माना हम कहें एक अच्छा अपमार्जक कौन होगा, ठीक है ना, हम कहेंगे कि अच्छा अपमार्जक कौन होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए अपमार्जक क्या, मान लीजिए हमने फर्श की सफाई करना चाह रहे हैं, एक हमने क्या लिया, अच्छा अपमार्जक कौन होगा। तो एक तो जो क्या होगा, उसकी कीमत क्या होगी, यदि मान लीजिए कम कीमत का हो तो अच्छा होगा, है ना। लेकिन साथ साथ में उसमें चमक चमक अच्छी है, सफाई अच्छी करता है ना, तो वो क्या है, वो भी अच्छा, उसकी गुणवत्ता अच्छी है, ठीक है ना। माना उसका त्वचा पर प्रभाव है, तो त्वचा पर दुष्प्रभाव कम पड़ता हो, माना उसमें त्वचा पे क्या करेंगे, जो दुष्प्रभाव है वो यदि कम पड़ेगा तो अच्छे मार्जक माने जाएंगे, ठीक है ना। प्रयुक्त होकर के निर्भर देखो, तो इस पर निर्भर करता है कि उसके पास ये कौन कौन से गुण है ना, किन किन गुणों के कारण, तो उसको हम क्या कह सकते हैं। हो सकता है कोई महंगा हो लेकिन उसके क्या है, बाकी गुण उसमें अच्छे हों, जैसे मानो उसकी चमक अच्छी हो, सफाई अच्छी करता हो, त्वचा पर कम प्रभाव पड़ता हो, कपड़ों पर कम प्रभाव पड़ता हो। कुछ साबुन और अपमार्जक ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कपड़ों पर काफी नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। अपमार्जक पर की मात्रा, वो यदि कम मात्रा में जो है क्या होगा, अच्छी सफाई कर दे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपमार्जकों की क्वालिटी उसकी कई चीजों पर निर्भर करती है, ठीक है ना। और कुछ पदार्थ यदि हम उसमें मिला देते हैं तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, ठीक है ना। अकार्बनिक देखो, उदाहरण के लिए इन पदार्थों का उदाहरण है, जैसे हमारे पास होता है अपमार्जक के, देखिए यहाँ ये है, उदाहरण के तौर पर देखेंगे जो अकार्बनिक आयंस है ना। अब अकार्बनिक जो आयंस होंगे, अकार्बनिक आयंस, और इन आयन, देखो आयंस, इन्हें जो है क्या कह सकते हैं, विल्डर्स भी कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, विल्डर्स कहा जाता है। जो अकार्बनिक आयंस होते हैं उनको विल्डर्स कह सकते हैं, जो इनमें मिलाए जाएंगे। उदाहरण के लिए देखो, सोडियम सल्फेट हो गया, ठीक है ना, सोडियम सिलिकेट हो गया, है ना, सोडियम फॉस्फेट है बेटा ये, है ना, इसका पूरा PO4 है ना, आदि। इनके क्या मिलाने से क्या है, अपमार्जक पर जल की कठोरता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हमने इनको मिला दिया किन किन चीजों को, कि कौन कौन सी चीजें हो सकती है हमारे पास, जैसे जिनको हम बिल्डर्स कहेंगे, यदि हमने क्या कर दिया, अपमार्जकों में बिल्डर्स को मिला दिया, और बिल्डर्स क्या क्या होंगे, किनको मिलाने से बिल्डर्स बन जाएंगे, जैसे हमने सोडियम सल्फेट हो गया, सोडियम सिलिकेट हो गया, सोडियम फॉस्फेट हो गया, इनको मिलाने से अपमार्जक क्या होगा, जल की कठोरता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पे। यदि जल कठोर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मैग्नीशियम है 2+ आयन है, ये सोडियम सल्फेट और इनके साथ अभिक्रिया करके अवशेष मैग्नीशियम फॉस्फेट का अवशेष प्राप्त हो जाता है,
ठीक है ना, इनके अवक्षेप बना लेता है। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है बेटा इसमें कि जो जल की स्थायी कठोरता के लिए कौन से तत्वों को हम उसमें डालेंगे ताकि उसकी स्थायी कठोरता खत्म हो जाए। तो कठोरता को खत्म करने के लिए क्या क्या मिलाया जाता है उसमें, इसमें क्या क्या चीजें मिलाए जा सकते हैं, ये मिलाया जा सकता है, क्या क्या चीजें मिलाएंगे हम उनमें जिसकी कठोरता को खत्म किया जा सके। किसकी कठोरता को, किसकी कठोरता को, जल की कठोरता को। यदि हम जल की कठोरता को खत्म करना चाहेंगे तो उनमें क्या क्या चीजें मिला सकते हैं, बताओ तो बेटा क्या क्या चीजें मिला सकते हैं। चलो मैं बता देता हूँ क्या क्या चीजें। Na2SO4, बिल्कुल Na2SO4 भी बना सकते हैं। और क्या होगा, Na2SI3, हाँ बिल्कुल, Na2, सोडियम सिलिकेट है ना, सोडियम सिलिकेट बोल दो बेटा, क्या बोलेंगे, सोडियम सिलिकेट। ये इन चीजों को मिलाएंगे तो इन्हीं इन्हीं बिल्डर्स भी कह सकते हैं, है ना। बिल्डर्स को मिलाने पर जो जल की स्थायी कठोरता हो तो समाप्त हो जाती है। और इस बिल्डर कौन कौन है, ये है सोडियम सल्फेट, ये नया शब्द याद रखिए, सोडियम सल्फेट Na2SO4। क्या होगा बेटा, Na2SO4, एक तो Na2SO4 है, क्या बनाएंगे हम, Na2SO4, ये बिल्डर्स के अंतर्गत आता है। दूसरा सोडियम सिलिकेट, ये सोडियम सल्फेट है, सोडियम सिलिकेट Na2SiO4, सॉरी O3 है ना, Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट। सोडियम मेटाफॉस्फेट, इसको इस टाइप से लिखेंगे Na2P4O7। इनको मिलाने से जल की स्थायी कठोरता खत्म हो जाती है, जो कठोरता है उसमें वो खत्म हो जाएगी। और होगी कैसे, देखो जैसे माना मैग्नीशियम, जो जल की कठोरता होती है किसके कारण होती है बेटा, जो कठोरता होती है जल में वो किसके कारण होती है, ये होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण के कारण। किसके कारण होती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण, ये दोनों के लवण के कारण जो है कठोरता ज्यादा होती है ना। तो इनको खत्म करने के लिए, इनको कठोरता खत्म कैसे हो सकती है, इनको कैसे हटाएंगे, तो देखो जैसे माना हमारे पास Mg है, हमारे पास इसका लवण है ना, तो Mg2 पॉजिटिव चार्ज, ये कठोरता है। इसमें हम क्या डालेंगे, Na2, ठीक है ना, P4 और O7, इसको डाल दिए मान लीजिए, इसको डालेंगे तो ये क्या बना देगा, 2Na पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना, और साथ साथ में क्या बनेगा, Mg P4O7, ये बना देगा। इसकी कठोरता ये देखो अवक्षेप में बदल देता है उसको, जो कठोरता है वो किस में बदल गई, अवक्षेप बदल गई, ठीक है ना, एक अवक्षेप बना दिया। तो ये क्या करते हैं हम, इन बिल्डर्स को उसकी जल की स्थायी कठोरता केवल कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। और एक है अकार्बनिक आयंस, ठीक है ना, इस प्रकार से आ सकता है ये अवक्षेप। और सस्ते अपमार्जकों में ये देखो ये बना देते हैं। और जो सस्ते अपमार्जक होते हैं कौन कौन से हो सकते हैं जो महंगे नहीं होते हैं, तो तीन तो मैंने बता दिया आपको, बिल्डर्स है ना, बिल्डर्स तो बता दिए। अब इसके अलावा और है, जैसे सस्ते अपमार्जकों में कौन कौन से हो सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 मिला दो, सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है ना, और पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, इनको मिलाने से भी थोड़ा बहुत क्या हो जाती है, कठोरता कम हो जाती है, ठीक है ना। या इनके स्थान पर आजकल एक नया है, वो है PVP, PVP, इसका नाम है पॉलीविनाइल पाइरोलिडीन, पॉलीविनाइल पाइरोलिडीन, इसको भी मिलाया जाता है ना। या सोडियम परबोरेट, सोडियम परबोरेट होता है बेटा NaBO4 और 4 मॉलिक्यूल इसमें H2O, इनको मिलाने से भी क्या होता है, जिनको मिलाने से घातक प्रभाव नहीं पड़ता त्वचा पर, ठीक है ना। यदि हम इन दोनों को मिला देंगे PVC और ये, इनसे त्वचा पर घातक प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और जो चमक उत्पन्न करने वाले, जैसे माना हमने क्यूमेरिन हो गया, स्टिलविन हो गया, ये आदि व्युत्पन्न भी इसमें क्या हो सकते हैं, मिलाए जा सकते हैं, ठीक है ना। सफाई करने वाले जो सफाई कर सकते हैं, सोडियम ट्राइफॉस्फेट हो गया, इसको मिलाया जा सकता है।
तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, उनको उनकी गुणवत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है ना, गुणवत्ता में कुछ परिवर्तन करने के लिए तो अलग अलग पदार्थों को मिलाया भी जाता है। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारे पास। ठीक है ना, ये पॉलीसल्फेट हो गया। अब हमारे पास एक और है जो बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है, ये है साबुन तथा अपमार्जक की परिमार्जन क्रिया। यानी कि परिमार्जन का मतलब यहाँ पर है ये जो साबुन है और अपमार्जक है, ये किस प्रकार से सफाई का कार्य करता है। देखो, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। मान लीजिए कोई धूल का कण कहीं चिपका हुआ है या कोई तेल या वसा हमारे कपड़ों पर चिपका हुआ है, तो किस प्रकार से वो साफ करेगा इसको, किस प्रकार से उसको हटाएगा। ये है साबुन और अपमार्जक की परिमार्जन क्रिया। वो दोनों एक ही चीज लगभग लगभग, साबुन और अपमार्जक एक ही चीज लगभग होते हैं, लेकिन अंतर है बेटा उसमें। ठीक है ना, साबुन और अपमार्जक दोनों अलग अलग है, लेकिन उनकी जो क्रिया है, धूल या मैल के कणों को निकालने की जो क्रिया है, वो एक एक ही जैसी है ना। तो किस प्रकार से वो काम करता होगा, तो ये कहता है, देखो कुछ याद रखना होगा। पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि मैल के कण जो है चिकनाई युक्त वसा होती है। जो मैल होता है उसमें क्या होता है, तेल युक्त भी कह सकते हैं हम उसको, है ना, कि उसमें थोड़ा सा तेलीय भाग होता है। मान ला हमने कोई मैल लिया तो हमारे कॉलर पे या कहीं हाथों पे लग जाता है, तो मैल क्या होते हैं, एक प्रकार के ऐसे रहते हैं, और उसमें क्या होती है, चिकनाई होती है। चिकनाई का मतलब होता है, क्या कहेंगे हम इसको, तेल या वसा होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से मैल क्या होता है, मैल के कारण चिकनाई युक्त वसा या तेल होती है। ठीक है ना, और इसमें देखो ये कहता है कि अधिकांश जो मैल होता है तैलीय होते हैं। जो जितने भी मैल हैं वो क्या होते हैं, तैलीय होते हैं। ठीक है ना, और ये क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। यदि हम पानी डालेंगे तो घुलते नहीं पानी के साथ। कभी देखा होगा आप लोगों ने, कोई गंदगी लगी हुई है, आप पानी डालोगे तो पानी डालने से वो क्या नहीं होते हैं, धुलते ही नहीं है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, साबुन लगाते हैं। फिर ये देखो, ये ध्यान रखना है, ये कुछ शब्द लिखना है आपको कि अधिकांश मैल क्या होते हैं, तैलीय होते हैं या मैल तैलीय होते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। यदि इसको शॉर्ट करना चाहें, मैल जो है क्या होंगे, तैलीय होंगे, और ये जल में क्या होंगे, अघुलनशील होंगे। यहीं से लिख सकते, चलो पहले वाला छोड़ देंगे तब भी चल जाएगा। मैल क्या होंगे, तैलीय होंगे, और ये क्या होंगे, जल में अघुलनशील होंगे। ठीक है ना, पहली कंडीशन। दूसरा नंबर हम लिख सकते हैं कि साबुन के जो अणु होते हैं लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। जो साबुन होंगे वो क्या माना हमने, वो क्या होगा, साबुन के जो अणु होंगे लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण। कल हमने बताया था किस प्रकार से होगा, जैसे माना इस टाइप से एक लाइन बनाई थी, ऐसे ऐसे करके बनाया था हमने। साबुन का जो स्ट्रक्चर बनाया था वो इस प्रकार से बनाया था। ठीक है ना, और C17 और H कितना था, 35, और इस प्रकार से हमने 17 तक ले सकते हैं इसको, 17 तक, है ना। चलो मैंने यहाँ गिन के नहीं लिया, और यहाँ पर क्या आएगा, O, और यहाँ पर आएगा ONA। ये मान लीजिए हमारे पास साबुन है। ठीक है ना, इस प्रकार से साबुन है। तो साबुन की क्या लिखेंगे, साबुन क्या है, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के, जो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण है। देखो मैंने सोडियम लवण ले रखा है, ये सोडियम लवण है। इस प्रकार लंबी श्रृंखला वाले। ठीक है ना, ये लाइन लिखी। पहले क्या लिखेंगे, अधिकांश जो क्या होंगे, या जो हमारे पास मैल है वो तैलीय है और जल में घुलनशील है। फिर हमने साबुन की विशेषता देखी कि साबुन क्या है, साबुन लंबी श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण है। देखो साबुन के आयनिक भाग, ये कहते हैं देखो जो साबुन का आयनिक भाग है जल में घुल जाता है। जो आयनिक भाग है वो क्या होगा, जल में घुलेगा। इस साबुन का जो आयनिक भाग है, आयनिक भाग ये वाला भाग, ठीक है ना, ये क्या होगा, ये जल में घुल जाएगा, जल में घुलेगा। ठीक है, साबुन की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, साबुन में क्या होगा, दो भाग होंगे। एक तो कहता है आयनिक भाग क्या होगा, जल में घुलेगा, जबकि जो कार्बन, देखो जो कार्बन श्रृंखला है वो तेल में घुल जाती है। और ये किस में घुलेगी, ये जो कार्बन श्रृंखला है ये घुलेगी तेल में। और तेल का मतलब जो ये यहाँ मैल के कण है बेटा, इसमें घुलेगा। इसके दो भाग हैं,
एक तो जल में घुलने वाला और एक तेल में घुलने वाला, ठीक है ना। तो जो यहाँ गंदगी लगी थी हमारे कपड़ों पर, इसमें घुला एक कार्बन की जो लंबी श्रृंखला है, ये घुली किस पे, इस गंदगी पर। और जो जल में घुला वो कौन सा वाला, ये जो इसका आयनिक भाग, इसके दो भाग है ना। एक तो क्या है जिसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक, और एक है हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफोबिक है ना, और ये हाइड्रोफिलिक है। ये पानी से लगाव रखने, जल स्नेही, जल विरोधी, है ना। तो ये जो कार्बन श्रृंखला घुल गया तेल में, ये जो ऊपर वाला ये जल में घुल गया, ठीक है ना। अब ये देखो जल में घुल गया तो ये क्या करेगा, जल, जैसे हमने पानी ज्यादा डाला तो ये घुल करके बहने लगेगा। तो बहने लगेगा, ये घुला हुआ था इसके साथ, ये इसको पकड़ करके बाहर निकाल देगा, है ना। तो देखो ये इस प्रकार से है। देखो जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है, तो साबुन तथा अपमार्जक क्या होंगे, जल के साथ हिलाने पर उसके असंख्य अणुओं की अध्रुवीय पुच्छ मैल के कण में घुस जाती है। जो इसमें बहुत सारे एक तो होंगे नहीं बेटा, देखो जैसे मान लीजिए मैल है ना। तो मैल क्या होगा, मैल इस प्रकार से मान लीजिए ये बहुत सारे है ना, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ ओ एन, एक अणु। फिर ये कौन है, ये साबुन के अणु, है ना। साबुन जब हम झाग के रूप में लेते हैं तो ऐसे ऐसे जुड़ता है, और यहाँ पर क्या बना देगा, सी डबल बॉन्ड ओ और एन ए। यहाँ पर भी क्या होगा, ऐसे जुड़ा होगा, है ना, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर एन ए। अब बहुत सारे अणु क्या होंगे साबुन के, इस पे जुड़ गए, किस पर, मैंने ऐसे बना दिए, है ना, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एन ए। आप समझ रहे होंगे इस कार्बन श्रृंखला C17 से ऊपर है ना। ये तो मैंने ऐसे बिना गिन के बता दिया। और यहाँ पर क्या आएगा, ओ एन ए। ऐसे करके देखो ये बहुत सारे अणु है, ओ एन ए, है ना। ऐसे करके जुड़ रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये सारे जो साबुन के अणु हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसको जो तो अध्रुवीय भाग है वो इस मैल के कण को पकड़ के रखे हुए हैं, और ये जल के अणु को पकड़े हुए हैं, ये वाला। अब क्या किया हमने, जब हम बहुत सारे अणु से इसको हिलाएंगे तो ये क्या करेंगे, सारे के सारे इसके पूंछ से इसको पकड़ लेंगे, और पूंछ से पकड़ लेंगे, फिर क्या करेंगे, जैसे पानी के अणु के साथ मिला तो ये पानी के अणु के साथ बह करके इसको छोड़ते नहीं है, ये पूंछ ये भी लेकर के चल जाता है। इस प्रकार से क्या होता है सफाई की, देखो ये कहते हैं, देखो साबुन और अपमार्जक को जल के साथ हिलाने पर उसके असंख्य अणुओं की अध्रुवीय पुच्छ मैल के कण में घुस जाती थी। अध्रुवीय पुच्छ कहाँ है, मैल के जो कण थे उसमें घुस गई। जबकि ध्रुवीय ध्रुवीय शीर्ष जो है कण के चारों ओर बाहर की ओर विन्यासित हो जाते हैं, और ये जो ध्रुवीय कण है बाहर की ओर विन्यासित होते हैं, है ना, ये बाहर की तरफ, अर्थात संपूर्ण कण ध्रुवीय हो जाता है, अब पूरा ध्रुवीय हो गया। इस प्रकार साबुन के अणु जो है क्या बना लेते हैं, मिसेल की संरचना तैयार कर लेते हैं। ये कौन सी संरचना है बेटा, मिसेल, ये है मिसेल। ये बताना पड़ेगा आपको मिसेल क्या है ना। मिसेल बहुत बार पूछा जाता है कि मिसेल क्या है। तो मिसेल सिंपल है, यहाँ पर आपको क्या लेंगे, जैसे माने कण ले लिया किसका, तेल या वसा का, जो गंदगी का कण है, और यहाँ पर क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, ऐसा ऐसे डॉट डॉट करना, सी डबल बॉन्ड एन ए करना है, ओ एन ए, है ना। और इधर प्रत्येक टाइम ऐसा कर देना, नहीं आ रहा है उसको लिखना तो ऐसे कर दो, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे कर दो, और यहाँ लिख लो एन ए लिख लो, ओ एन ए, है ना, ओ एन ए, इस टाइप से लिख लो तब भी चल जाएगा, है ना। वैसे तो पूरा लिखना है, लेकिन नहीं आ रहा तो वैसे तो सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एन ए लिखना है ना, पर नहीं आ रहा तो ऐसे भी लिख सकते हो, एन ए लिख लो, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके दिखा दो इसको, नहीं आ रहा तो ऐसे भी कर दो, कोई बात नहीं, एन ए भी नहीं दिया ऐसे, है ना। ये मिसेल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मिसेल। एक ध्रुवीय अणु होगा, एक अध्रुवीय। तो ये क्या होगा, इस प्रकार से जो बनेगी संरचना वो मिसेल बना दी। इसने क्या किया, सारे के सारे जो अध्रुवीय कण है वो कार्बन के वो कहाँ चिपक गए, इसके मैल पे, और जो ध्रुवीय है वो जल में घुले। अब देखो मिसेल की संरचना तैयार हो जाते हैं। यहाँ क्या होगा, अणु का अणु का जो सिरा है तेल के कण तथा तेल की ओर होता है, जो कौन सा वाला, अणु का एक सिरा तेल के कण की ओर है और दूसरा सिरा कहाँ है, बाहर की ओर होता है। इसमें देखो ये कहता है कि इससे पानी में इमल्सन बनता है, और क्या बन जाता है, पानी में इमल्सन बन जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार के देखो साबुन मिसेल्स के मैल को पानी से धुलने में मदद करता है, और कपड़े साफ हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर हम इसमें पानी डालेंगे तो ये पानी लेकर के इसको बाहर निकाल देगा, ठीक है ना।
तो ये होता है बेटा किस प्रकार से मिसेल्स के कारण। और इसका चाहो स्क्रीनशॉट खींच लो, ये लिखना भी आप लोगों ने, है ना। परिमार्जन ये मिसेल्स पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और किस प्रकार से हम साबुन और अपमार्जक जो है किस प्रकार से सफाई का काम करते हैं, ये आप लोगों को पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट लिखने के प्रयास करना है इसको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा आप लोगों ने। चलो देखो बेटा, अब इसमें साबुन और जो अपमार्जक है, इनमें असमानताएं क्या है, हम पहचानेंगे कौन से हैं, कौन कौन से इनमें क्या हमें पता ही नहीं लग रहा है साबुन कौन है और अपमार्जक कौन है। तो थोड़ा अंतर इनमें जान लेते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा यहाँ पर जो उच्चतर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं वो साबुन कहलाते हैं, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, उच्च मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवणों क्या होंगे, साबुन कहलाते हैं। लेकिन ये कहता है जबकि क्या होगा, उच्चतर एल्केन, हमारे पास क्या होंगे उच्चतर एल्केन, ये तो क्या थे, उच्चतर क्या थे, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण। और ये दूसरा जो हमारे पास अपमार्जक होंगे, ये उच्चतर एल्केन सल्फोनिक अम्ल, यहाँ सल्फोनिक अम्ल तथा एल्केन के हाइड्रोजन सल्फेनेट सोडियम लवणों को हम अपमार्जक कहते हैं। ये डेफिनेशन होगी बेटा अपमार्जक के लिए, ठीक है ना। इसे हम अपमार्जक कहेंगे, यानी कि हमारे पास जो क्या होंगे उच्चतर एल्केन ये भी होंगे, लेकिन यहाँ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, यहाँ पर क्या है सल्फोनिक अम्ल है, सल्फोनिक अम्ल है। और अथवा एल्केन के हाइड्रोजन सल्फेट, एल्केन के जो हाइड्रोजन सल्फेट होंगे उनके सोडियम लवण होंगे। सोडियम लवण तो इसके वो होते हैं, पोटेशियम लवण सोडियम लवण। लेकिन यहाँ पर क्या है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ क्या है सल्फोनिक अम्ल है। इन दोनों में अंतर है, ठीक है ना, इसके कारण, ठीक है ना। तो ये अंतर है इन दोनों में, अर्थात साबुन और अपमार्जक एक ध्रुवीय शीर्ष में रासायनिक भिन्नता होती है। जो ध्रुवीय शीर्ष होता है इनके, उनमें रासायनिक भिन्नता होती है। यहाँ पर यदि देखेंगे तो कार्बन की श्रृंखला लंबी श्रृंखला मिलेगी, और यहाँ सल्फोनिल यानी कि SO2Cl की श्रृंखला मिलेगी। ये देखो इनके ध्रुवों में अंतर होता है, ठीक है, बाकी दोनों एक जैसे होते हैं, है ना। देखो साबुन क्या होंगे, दुर्बल अम्ल एसिड हो गया, और प्रबल क्षार के लवण होते हैं। ये साबुन की विशेषता है बेटा, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण होते हैं। जबकि जो अपमार्जक होते हैं, अपमार्जक हमेशा क्या होते हैं, अपमार्जक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण होते हैं, ये ध्यान रखना। ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण होते हैं कौन, साबुन, ठीक है ना। और जो अपमार्जक होते हैं ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण होते हैं। तीसरा अंतर देखो इसमें, कठोर जल में विद्यमान कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ क्या नहीं कर, ये क्रिया नहीं करने देते, है ना। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ शब्द हो गया, मात मात लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। क्या होगा यदि हम इसमें देखेंगे तो ये क्या है, एक मिनट, ये शब्द क्या है पता नहीं लग रहा है ना। यहाँ पर यदि हम देखेंगे, ये है 7 है बेटे, है ना। ये देखो ये कह रहा है कि कठोर जल है, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन है साबुन के साथ क्रिया कर क्रिया करके कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बनाते हैं, ठीक है ना। इनके साथ क्रिया करके क्या बना देते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बना देते हैं, ठीक है ना। जो मूलतः सहसंयोजी प्रकृति के कारण जल में क्या होते हैं, अविलीय होते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं, कठोर जल, देखो अपमार्जक क्या हो सकते हैं, कठोर जल में भी परिमार्जन करते हैं, उनमें उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि ये क्या है, क्रिया को करने की जरूरत नहीं है, यानी कि उसमें कोई इसका कठोरता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कैल्शियम लवण हो चाहे मैग्नीशियम लवण, है ना। क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण मूलतः क्या होता है, आयनिक प्रकृति के होते हैं, होने के कारण जल में क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। आयनिक प्रकृति के कारण जल में तो विलय हो जाते हैं, तो इसलिए इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इनका, कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण ये तो इसकी क्रिया तो कम कर देते हैं, है ना, किसका, साबुन की। लेकिन इस पर अपमार्जक पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, ये याद रखना आपको। तो
इस प्रकार से ये तीनों के तीनों पॉइंट हो गए बेटा, किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये था बेटा हमारे पास जो ये चैप्टर था, ये लगभग कंप्लीट हुआ। एक पार्ट इसका रह गया, उसको बीच में मैं कोशिश करूंगा, ये है कि किस प्रकार से जो हमारे पास क्या होते हैं एंजाइम पर सबस्ट्रेट की क्रिया कैसे हो सकती है, ठीक है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है और उसको मैं चाहूंगा कि जो हमारे पास क्या होंगी